करते हैं और सबसे पहले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एमफी की तरफ से, जो हर महीना डेटा रिलीज होता है जहां से ये पता चलता है कि निवेशक कहां ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, कहां से अपने निवेश को निकाल रहे हैं और एसआईपी को लेकर फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति है, इसी पर चर्चा करते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर, जहां पर क्लियरली रिकॉर्ड स्तर पर एसआईपी का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 16,042 सितंबर में ये आंकड़ा आया है अगस्त के 15,813 के मुकाबले। तो क्लियरली ये जो ट्रेंड हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में इनफ्लो बढ़ा है, कहाँ कहाँ पर आउटफ्लो यानी लोगों ने पैसे निकाले हैं, इस पूरे मामले को समझते हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और एक क्लियर कट टेक अवे जो समझ में आ रहा है एमफी के आंकड़ों से, वो यही है कि एसआईपी के जरिए निवेश बढ़ रहा है और एक बार फिर से हर महीना दर महीना की कहानी हो गई है। देखा जाए तो रिकॉर्ड स्तर पर आंकड़ा और निवेश पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि ये एसआईपी से किस तरह का निवेश आ रहा है? क्या हम नए तरह के फोलियो जुड़ते हुए देख रहे हैं या एसआईपी की राशि जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? एसआईपी के जरिए निवेश का आंकड़ा हर महीना बढ़ रहा है, लेकिन ये किस तरह का नया आंकड़ा है या किस तरह का नया निवेश, अगर समझना चाहें तो? जी, अगर आप देखना चाहें तो जो एसआईपी का निवेश होता है, वो एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है। यानी कि आज मान लीजिए एक निवेशक ने एसआईपी शुरू कर दी है, तो वो अगले कई महीनों तक चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एसआईपी के फिगर्स या आंकड़े को देखते हैं, तब आपको दिखेगा कि एक लेवल ऑफ उसमें स्टेबिलिटी है, अनलेस कि कोई कारणवश कई इन्वेस्टरों ने एक ही महीने में बहुत सारी एसआईपी या तो नई चालू की हो या नई बंद की हो। नॉर्मली हम जिस प्रकार का ट्रेंड पिछले 2 साल में देख रहे हैं, जहां पर पहले 8-9 हज़ार की मंथली एसआईपी होती थी, धीरे-धीरे बढ़ के 10, 11, 12, 13 करके अब 16,000 तक पहुंच गई है। इसमें हम ये ट्रेंड से यही देख रहे हैं कि लोगों को एसआईपी का माध्यम पसंद आ गया, क्योंकि वो एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा उसमें निवेश हो जाता है। तो एक जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो तो चालू ही रहेगा। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि नए-नए इन्वेस्टर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स नए फोलियो या नए इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहा है। इसीलिए आपको ये धीरे-धीरे करके जो एसआईपी की अमाउंट है, वो बढ़ती दिखेगी। उसमें 2 प्रकार की चीज़ें हो रही है। पहली बात ये कि कई जो पुरानी एसआईपी खत्म हो रही है, उसको रिन्यू किया जा रहा है और रिन्यूअल जब होता है, वो शायद थोड़े ज़्यादा अमाउंट के साथ होता है। इस कारण से क्या होता है कि अगर एक पुरानी एसआईपी खत्म होती है और उसे रिन्यू किया जाता है, तो नंबर ऑफ एसआईपीज़ नहीं बढ़ेगी उस केस में, लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगी अगर नई रकम जो है वो ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि नई एसआईपीज़ खुल रही है, जिससे नंबर ऑफ एसआईपीज़ भी बढ़ रही है और अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फ़ोलियोज़ हैं, जिसमें एसआईपीज़ चल रही है, वो धीरे-धीरे करके बढ़ रहे हैं और उसी तरह ये जो अमाउंट है एसआईपी के द्वारा जो आ रहा है, वो ऑटोमैटिकली इसके साथ भी बढ़ रहा है। और अच्छी बात ये है कि निवेशक इसमें भरोसा दिखा रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे करके जो बेस फिगर है, वो आगे-आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि एसआईपी के ज़रिए निवेश बढ़ रहा है और कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड में कैसे आप छोटी-छोटी किश्तों में, जिसको हम एसआईपी कहते हैं, उसके ज़रिए अपने लिए एक निवेश की राशि तैयार कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये बात अब लोगों को समझती हुई दिखाई दे रही है, जिस पे लोग अमल भी कर रहे हैं। लेकिन अर्नब जी, एक दूसरा आंकड़ा मेरे ख्याल से ईटीएफ्स की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर रिकॉर्ड इन्फ्लोज़ जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर महीने में अगर हम ईटीएफ के इन्फ्लोज देखें तो लगभग 3243 करोड़ है अगस्त के 1863 करोड़ के मुकाबले। ये किस तरह का संकेत है और इससे क्या मतलब है? हम देख रहे हैं कि लोगों ने, निवेशकों के लिहाज से अगर हम समझे तो वो एक पैसिव स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इंडेक्स के जरिए निवेश का प्रचलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईटीएफ्स में जो इन्फ्लो बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? इस इन्फ्लो के नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? क्या ये टिकाऊ नंबर है जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि ये ऐसा वन ऑफ आंकड़ा अभी आ गया है कुछ खास निवेश की वजह से? नहीं, मेरे हिसाब से जो आप ईटीएफ का फिगर देख रहे हैं, वो एक टिकाऊ नंबर है और आपको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें एक पॉजिटिव इन्फ्लो देख रहे हैं और आगे जाके भी देखेंगे। इसमें 2-3 कारण है। अगर हम ये स्पेसिफिक महीने के बारे में बात करें, तो अगर आप देखें तो इस महीने जो ईटीएफ्स थे, उसमें
3 एनएफओज भी थे, जिसमें काफी अमाउंट कलेक्ट हुआ है, जिससे जो ये जो ईटीएफ का नेट इनफ्लो का फिगर है, उसमें उसको एक बूस्ट मिला है। दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स का की जो कैटेगरी है, वहां से एक्चुअली एक आउटफ्लो है। तो हम ये धीरे-धीरे करके ये भी देख रहे हैं कि लोगों जो लार्ज कैप में निवेश करना पसंद करते हैं, या तो वो लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप की तरफ बढ़ रहे हैं, या कई लोग लार्ज कैप फंड से पैसा निकाल कर एक ईटीएफ में डाल रहे हैं, यानी कि वो पैसिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि हम धीरे-धीरे करके देख रहे हैं कि जो ईपीएफओ का भी पैसा है, वो भी इस प्रकार से ईटीएफ में आता है, तो उसका भी एक निवेश हो रहा है और वो एक स्टेडी इनफ्लो है। तो ये सभी फैक्टर्स जब आप साथ में लेंगे, तब आपको दिखेगा कि ये महीने का जो ईटीएफ का आंकड़ा है, वो काफी अच्छा है। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ईटीएफ की जो पूरी बास्केट है, उसमें इतना अच्छा चॉइस है निवेशकों के लिए, इसीलिए वहां पर कंसिस्टेंटली आप आंकड़ा आगे जाते हुए भी इस प्रकार का देख सकते हैं, क्योंकि निवेशक धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में इधर और नहीं, लेकिन वो एक्टिव फंड्स के साथ पैसिव फंड्स भी जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर वो समझदारी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कई सेक्टर्स में और या कहीं इंडेक्सेस में, जहां पर लार्ज कैप करके खास करके जहां पर फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा है, वहां पर एक ईटीएफ एक अच्छा जरिया है जहां से वो निवेश कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड है, और ये ट्रेंड हम कई महीनों से देख रहे हैं। जो फिगर्स है उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि अगर आप टोटल जो ईटीएफ्स का अमाउंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, तो आप उसे भी देखिए, वो भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है, यानी कि वो भी बढ़ रहा है। तो ये एक क्लियर संकेत दे रहा है किस तरह पैसिव फंड्स भी निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक जगह बना रहा है। बिल्कुल। और एक और ट्रेंड जो हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी हेल्दी इन्फ्लोज हैं जो कि इंटैक्ट हैं अगस्त के महीने के मुकाबले जो डेटा आया है सितंबर में, लेकिन लार्ज कैप्स का आउटफ्लो अभी भी कायम है। क्या ये चिंताजनक बात है? जैसा कि आपने समझाया, पैसिव की ओर निवेशक जो हैं वो बढ़ गए हैं, और हमने हाल ही में बहुत सारी एएमसीज को लार्ज कैप स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स भी लॉन्च करते हुए देखा है। थोड़ी सी रणनीति एएमसीज के लेवल पर भी बदलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो आउटफ्लो का जो एक ट्रैजेक्टरी है खासतौर से लार्ज कैप्स में से, ये लगातार मोमेंटम पकड़े हुए है, ये अभी भी थम नहीं रही है। तो देखिए, कई समय से अगर आप देखेंगे तो जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स है, उनको आउट परफॉर्म अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो निवेशक है वो दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से टेक्निकली जो लार्ज कैप फंड से आउटफ्लो हो रहा है, वो नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि लोग लार्ज कैप से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में एक थोड़ा पॉजिटिव इनफ्लो है, और खास करके फ्लेक्सी कैप फंड में काफी अच्छा सारा इनफ्लो आ रहा है। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स अगर आप आज की तारीख में भारतीय बाजार में अगर आप उस कैटेगरी के सभी फंड्स को देखें, तो अप्रोक्सीमेटली ये सभी फ्लेक्सी कैप फंड्स ऑन एन एवरेज अराउंड 70% लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं। तो लोग अपना पैसा फ्लेक्सी कैप में भी डाल रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो लार्ज कैप का एक्सपोजर तो ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे माध्यम से ले रहे हैं। जहां तक ये मिड और स्मॉल कैप का जो एसआईपी का नंबर है, उसकी तरफ अगर हम देखें, तो क्या हमने देखा है पिछले कई महीनों से कि लोगों जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर ले रहे हैं, वो मोस्टली एसआईपी के माध्यम से ले रहे हैं। इसीलिए आपको ये जो पॉजिटिव इनफ्लो का नंबर है, वो कांस्टेंट या एक अच्छे 1,500-2,000 के मार्क पे दिखाई दे रहा। दूसरी बात ये है कि ये जो आज की तारीख में हमने पिछले कई महीनों में जो इक्विटी मार्केट्स में स्मॉल एंड मिड कैप रैली देखी है, उससे काफी नए निवेशक भी आके यहाँ पर उन्होंने एसआईपी चालू की है। और क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है, जो लमसम विड्रॉल होते हैं वो भी काफी कम रहे हैं। इस वजह से आप जो नेट इनफ्लो है वो पॉजिटिव इस कैटेगरी में देख रहे हैं। और जहां तक निवेशकों का सवाल है, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर एक जो एसआईपी चालू की है, वो ही एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, क्योंकि आप ये कंसिस्टेंटली मंथ आफ्टर मंथ ये हाई इनफ्लो इस दो कैटेगरी में देख रहे हैं।
अच्छा अर्नब जी, यहाँ पर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की बात करना चाहेंगे, जहाँ पर हमने अगस्त के महीने में इनफ्लो देखा था लगभग 1755 करोड़ का। उसके मुकाबले आउटफ्लो लगभग 2660 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस ट्रेंड का मतलब है, ये क्या ट्रेंड दिखाता है? देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में थोड़ा शॉर्ट टर्म विड्रॉल्स शायद हुए होंगे, क्योंकि अ, जो एक दो चीज है इसमें। पहली बात है कि शायद जिस इन्वेस्टर्स, यानी कि इसमें खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने शायद यहाँ पर पैसे डाले, उनको सितंबर के महीने में अगर लिक्विडिटी चाहिए, तो मोस्टली जो इस प्रकार की लिक्विडिटी आती है वो मनी मार्केट और लिक्विड फंड से आती है, तो वहां पर तो आपको एक बड़ा आउटफ्लो दिखेगा ही। इसके अलावा थोड़ा रिडम्पशन यहाँ पर भी आया है, क्योंकि दो कारण यहाँ पर असर कर रहे हैं। पहली बात ये कि हमने भारत में एक बार फिर से इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देखा है, तो ये एक अनसर्टेनिटी डाल देता है कि जो आरबीआई का आज की तारीख में पॉज का स्टैंड था, वहां पर जो अपेक्षा थी कि थोड़े समय में वहां पर रेट कट शुरू हो जाएंगे, वो आज की तारीख में क्लियर नहीं है, या क्लैरिटी नहीं है कि कब से रेट कट शुरू होंगे। क्योंकि आज की तारीख में भी हम देखें तो भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। अब जो इजराइल और गाजा के बीच, गाजा में जो तनाव बढ़ा है, जो फाइटिंग चल रही है, उससे अगर ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट होता है, तो वहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ेंगे। तो ये सब से संकेत आता है कि अगले कई महीनों तक हम जो मॉनेटरी स्टैंस है उसमें कोई रेट कट्स की संभावना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और इसी हिसाब से शायद रीएलोकेशन हो रहा है डेट पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो निवेशक है उनको भी ये देखना है कि अगर शायद यील्ड्स बढ़ जाते हैं, और चांसेस इसके काफी हाई है क्योंकि आज की तारीख में रिस्क बहुत है बॉन्ड मार्केट में, तो अगर यील्ड्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर उनको अगर लॉस ना सहन करना पड़े, इसीलिए शायद थोड़ा रीएलोकेशन भी हो रहा है इस एसेट्स। ये तो मेरे ख्याल से कुल मिला के ये है एम्फी के आंकड़े, और महीने दर महीने किस तरह से निवेश को लेकर ट्रेंड बदल रहा है, बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेंड समझ में आ जाता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो की बात करते हैं सेक्टर वाइज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का भी अपना एक पोर्टफोलियो होता है। वो भी तरह तरह के सेक्टर्स और स्टॉक में निवेश करते हैं। तो सेबी का एक डेटा आ रखा है जो कहता है कि मुख्य तौर पर 5 सेक्टर्स ही हैं जहां पर तमाम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मोटे तौर पर निवेश करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर हो गया आपका, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल्स, और इसके अलावा बाकी जितने बचे सेक्टर्स हैं वो उनकी श्रेणी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है कि फाइनेंशियल सेक्टर लगभग 31.2% के आसपास का निवेश जा रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, इस सेक्टर की कंपनियों में। उसके अलावा कंज्यूमर में आप देखिए लगभग 10%, और बाकी तमाम अगर हम देखें तो आईटी और हेल्थ केयर में कुल मिला के जो निवेश जा रहा है वो 6% के आसपास का है। तो किस तरह से अब इस डेटा को देखा जाए, क्योंकि जब भी हम किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं और अगर हम एक्टिव स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जहाँ पे एक फंड मैनेजर जो है आपके लिए रणनीति बनाते हैं और अपने एक्सपोजर को डिसाइड करते हैं, जिस भी तरह की कैटेगरी का वो फंड हो उस तरह की कैटेगरी में किस तरह के स्टॉक्स आ सकते हैं, सेक्टर आ सकते हैं, उनका कॉल वो लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में देखा गया है कि जो फिलहाल म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करता है। तो अगर इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहा है तो क्यों ना आप इंडेक्स फंड की ओर ही अपना रुझान बढ़ाएं। आप क्यों किसी फंड मैनेजर को कुछ परसेंट ज़्यादा पैसे देकर अपनी उनसे सर्विस ले रहे हैं, अगर आपको उसी तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, या कई मामलों में जैसे कि लार्ज कैप में हम देख रहे हैं इंडेक्स में आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों इस तरह के पोर्टफोलियो से फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो किस तरह से होगा। ये पूरे मामले को समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इस डेटा को बारीकी से हम देखते हैं अर्नब जी। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का जो डेटा आया है सेबी की तरफ से, ये डेटा पब्लिक डोमेन में किस तरह का संकेत देता है, और किस तरह से एक बात हमें समझ में आ रही है कि डाइवर्सिफिकेशन जो अहम पर्पस होता है उसको क्या पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है अगर एक्टिव स्ट्रैटेजी की बात करें, या कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी से बचने के लिए, जोखिम कम करने के लिए इंडेक्स को ही या उससे मिलता जुलता एक्सपोजर ही एक्टिव फंड मैनेजर्स रखना चाह रहे हैं? अगर हम ये डेटा को देखें तो पहली बात तो ये है कि आपको दिखेगा कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। तो उसमें
फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, आईटी आ गया, हेल्थ केयर आ गया, उसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स भी है जहां पर म्यूचुअल फंड्स एक्सपोजर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि आपने किस प्रकार का फंड लिया है और उस फंड में स्पेसिफिक फंड मैनेजर क्या कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हम जब ये डेटा देखते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपको दिखेगा कि ये फिगर 31% है, तो आपको लगेगा कि 1/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही एरिया में जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा संभलने की जरूरत है। पहली बात ये कि अगर हम टोटल BSE 500 के मार्केट कैप को देखें, यानी कि अगर आप टॉप 500 कंपनीज देखें, तो उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज तकरीबन 31-32% ही है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि एज कंपेयर टू द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ टॉप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा यहाँ पर डालते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप फाइनेंशियल सर्विसेज एक टर्म यूज कर रहे हैं, तो उसमें काफी सारे सब सेक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि उसमें काफी सारे अलग अलग प्रकार की कंपनीज अलग अलग प्रकार के एरिया में काम करती है। उसमें बैंक्स होती है, उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होती है, इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती है। तो आपको अगर ऑन एन ओवरऑल बेसिस आप कोई भी सेक्टर को देखें, तो उसमें भी जब म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं तो वो इंटरनली भी डाइवर्सिफाई करते हैं। यानी कि अगर आप बैंक्स का ही एग्जांपल ले ले, तो बैंक्स में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इवन विद इन बैंक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। क्या आपको एक बड़ी बैंक चाहिए, आपको एक छोटी बैंक चाहिए, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको लेना है एक्सपोजर। तो ये सभी चीजें आप जब आप एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो को देखेंगे, वहां पर आपको बारीकी में पता चलेगा कि किस प्रकार से फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई करके अलग अलग प्रकार का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। और तो यही पूरा मकसद होता है म्यूचुअल फंड का, कि आप कन्वीनियंस के लिए उसे एक ही साथ क्लब कर ले, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल होल्डिंग्स किस प्रकार से आपका फंड ने निवेश किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड अक्सर इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहते हैं और मौजूदा क्योंकि हम अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, और जनरलाइज करना सही नहीं होगा क्योंकि हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं जहां पर हर एक फंड मैनेजर की अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अगर हम लार्ज कैप का उदाहरण ले लें अर्नव जी, तो कैसे अक्रॉस फंड्स, एएमसीज और फंड हाउसेज, लार्ज कैप कैटेगरी में हम मिलता जुलता एक्सपोजर देखते हैं तमाम फंड्स का, क्योंकि इनके पास एक पूल ऑफ स्टॉक्स या यूनिवर्स छोटा होता है, इसीलिए। क्योंकि अगर हम इसकी तुलना मिड कैप स्मॉल कैप से करें तो मेरे ख्याल से एक फंड मैनेजर के पास डाइवर्सिफिकेशन की ज़्यादा गुंजाइश होती है क्योंकि उनका यूनिवर्स बड़ा होता है। लेकिन अगर लार्ज कैप की बात करें तो कैसे अक्रॉस फंड हाउसेज अगर लार्ज कैप फंड देखें तो मिलते जुलते ही स्टॉक्स होते हैं, एक्सपोजर भी काफ़ी हद तक किसी सेक्टर में स्पेसिफिक उतना ही होता है कमोबेश। देखिए, जब आप लार्ज कैप के बारे में बात करें तो उसमें आपको ये समझना चाहिए कि जो यूनिवर्स है पहले वो तो 100 स्टॉक का ही है, 1 to 100 बाय मार्केट कैप। दूसरी बात ये है कि लार्ज कैप फंड्स के पोर्टफोलियो की साइज भी काफी बड़ी होती है, तो उनको जो अल्फा जनरेट करना होता है या एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना होता है, वो भी एक अच्छे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ वेटेज से होता है। तो क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप बहुत हाई है, तो आप इसमें से कई को अपने पोर्टफोलियो से निकाल तो नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर बहुत एक बड़ा वेरिएशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपका पोर्टफोलियो एज कंपेयर टू द इंडेक्स, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप किस प्रकार का उसमें वेट लेते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि लार्ज कैप फंड्स में जो टॉप होल्डिंग्स होते हैं उसमें आपको कई कॉमन नेम्स दिखेंगे, पर जो वेट अलग अलग होता है वो एक बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि ये वेटेजेस अलग अलग होते हैं, वो आपके एक्चुअल फाइनल रिटर्न को डिटरमाइन करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आप
नॉर्मली निवेशक जो होता है वो सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग्स है उसको देख के ये मानता है कि मैंने इस पोर्टफोलियो के मेन होल्डिंग्स देख लिए। लेकिन जैसे जैसे आप ये लार्ज कैप फंड्स में भी आप नीचे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर होल्डिंग्स, तब आपको पता चलेगा कि दूसरे कौन से स्टॉक्स ये फंड मैनेजर ने शामिल किए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पूरा लार्ज कैप का स्टॉक का यूनिवर्स है उसमें आप दो भाग कर सकते हैं। पहला एक फॉर एग्जांपल टॉप 50 स्टॉक्स और दूसरे नेक्स्ट 50 स्टॉक्स। तो ये दो कैटेगरीज है, उनका परफॉर्मेंस में भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि ये दोनों सब कैटेगरीज का भी कॉमन परफॉर्मेंस नहीं रहता। तो किस प्रकार से एक फंड मैनेजर एलोकेशन करता है विद इन द पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ वेटेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहां पर आपको ध्यान थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न या थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस जो आता है वो इस कारण से भी आ सकता है। म्यूचुअल फंड्स की और किस तरह से अक्रॉस सेक्टर्स हम जो है इनको डाइवर्सिफाई होता हुआ देख रहे हैं। मकसद इस चर्चा का यही है ताकि आप समझें कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, खासतौर से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो वो आपका पैसा कहाँ निवेश कर रहे हैं, वो आपका पैसा कहाँ डाल रहे हैं। और इस चर्चा के ज़रिए आपको हम ज़्यादा सजग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने पैसों की भागदौड़ जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब जी, समय निकाला आपने और इतनी खास चर्चा में शिरकत की। आज रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों को शो में शामिल करेंगे। और हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले चलिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वो बता देते हैं, जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। इतना ही नहीं, आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, हमें लाइव भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पर, साथ ही पुराने शोज़ भी देख सकते हैं। इस बीच कोई सवाल भी पूछना चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सवालों को एक एक करके हम शो में शामिल करते हैं और आपको सलाह दिलवाते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। रुकती हूँ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब। निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बचत के साथ साथ निवेश की भी स्ट्रैटेजी को अपनाएं। और निवेश के लिए अक्सर पारंपरिक निवेश विकल्प को ही चुना जाता है, जिसमें रियल एस्टेट होता है, सोना खरीदना, फिक्स डिपॉजिट करना या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें निवेश का भी विकल्प हो, अक्सर निवेशकों के पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। लेकिन इक्विटी बाजार अभी भी निवेशकों को पैसे लगाने से पहले यहाँ पर डर लगता है। कुछ लोग दूसरों के हाथ जले होने के अनुभव से डरते हैं और कुछ लोगों को बाजार की समझ नहीं होती। लेकिन कोविड के बाद ये देखा गया है कि लोगों में शेयर बाजार में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ी है, रुचि बढ़ी है और शेयर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश जो है वो किया जा रहा है। और ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि इक्विटी में निवेश करने की सबसे बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है महंगाई से ज्यादा रिटर्न, जो आपको किसी भी निवेश विकल्प में नहीं मिलेगा। आप निवेश अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए करते हैं। ये लक्ष्य आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्च हो सकता है, आपका पहला घर हो सकता है, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो सकती है। इन सब के लिए किसी भी फिक्स्ड इनकम में निवेश करने के साथ साथ आपको इक्विटी, जहां महंगाई को मात देने वाला रिटर्न मिलता है, लिक्विडिटी का फायदा है, टैक्स का फायदा है, जरूर अपनाना चाहिए।